हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 4 दिसंबर 2025 की थर्सडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ये हमारा डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी पीसीएस, तो उनको हम अच्छे से कवर करते हैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी आयर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये हमारे किसी भी एग्जाम में मेजर सब्जेक्ट होते हैं। शुरू करते हैं सेशन आज का। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था कौन सा ऐसा गवर्नर है स्टेट का जिन्होंने राजभवन को लोक भवन नाम दिया है, यानी कि ऐसी स्टेट कौन सी है। तो जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। जो वेस्ट बंगाल है उन्होंने अपने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। हमारी आज की न्यूज क्या आ रही है? इंडिगो चाउ सेंड्स डोमेस्टिक एयर फेयर्स सोरिंग टू 1.3 लाख रुपीज। यानी कि इंडिगो जो एक एयरलाइंस की कंपनी है, उनकी उथल पुथल से घरेलू हवाई जो किराया उसमें उछाल देखा जा रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? आपने जैसे सुना ही होगा, पायलट और जो क्रू होता है उसकी कमी के कारण 3 दिसंबर की ये बात है, यानी कि कल जो है फ्लाइट्स उनको डिले कर दिया गया था, यानी कि फ्लाइटें जो है कैंसिल कर दी गई थी। इसके अलावा जो उड़ान थी वो काफी लंबे समय तक लेट रही। इसके कारण यात्रियों को और ज्यादा परेशान किया गया। और इसका मुख्य कारण क्या अगर हम माने तो सबसे पहले है क्रू शॉर्टेज और एफटीटीएल के नियम जो है। क्रू शॉर्टेज क्या है? मतलब कि नवंबर से ही लागू जो हुई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस है, यानी कि एफडीटीएल, उसके नियम जो है काफी ज्यादा सख्त है। उसके कारण इंडिगो को पायलट और जो कैबिन क्रू है उनकी कमी झेलनी पड़ रही है, यानी कि वो जो है काफी ज्यादा मतलब कि कम हो चुके हैं हमारे पास। अगर हम इंडिगो की बात करें तो उसमें जो भी पायलट वगैरह होते हैं। इसके अलावा इस मतलब कि इस पूरे नियम की बात करें तो इसमें प्रतिदिन 8 घंटे और पूरे वीक में 35 आवर्स, जिससे ऐसे जो ऑपरेशन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इंडिगो का 60% से अधिक जो घरेलू मार्केट शेयर था वो भी यानी कि मार्केट शेयर होने से इसका असर जो है वो पूरे सेक्टर पर पड़ा है, यानी कि इसके जो शेयर्स हैं वो काफी गिर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ टेक्निकल खराबी मौसम में भी, कुछ रिपोर्ट्स क्या बताते हैं कि टेक्निकल गड़बड़ी हो चुकी है, खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया, इसी कारण से फ्लाइट जो कैंसिल की गई हैं। लेकिन मुख्य समस्या क्या है? क्रू की शॉर्टेज के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ ही पीक ट्रैवल सीजन चल रहा है। अब देखिए, किराए अगर बढ़ेगा तो इस मतलब किराए पर क्या असर पड़ा है इस फ्लाइट्स के कैंसिल होने का। तो इससे क्या हुआ कि इंडिगो की रद्द यानी कि कैंसिल होने से जो और भी एयरलाइंस जिसमें एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इन सभी बुकिंग का जो दबाव है वो लगातार बढ़ चुका है। यानी कि अब क्या है, अब फ्लाइट्स कम हैं और लोग जो हैं वो इधर उधर जाने वाले यानी कि ट्रैवल करने वाले ज्यादा हैं। तो इसी कारण क्या है ना, जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हजारों यात्री वो जहां पर उन्होंने अपने घर पहुंचना था वो वहीं पर एक जगह पर ही रह चुके हैं फंस कर। इसके साथ ही और भी बताया जा रहा है कि यात्री रेलवे जैसी स्थिति की तुलना कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो कुछ रेलवे वगैरह हो। इसके अलावा इंडिगो ने हालांकि माफी मांगी है ये कंपनी ने, लेकिन अब इसको कितना समय लगेगा ये नहीं पता इनको फिर से अपना सब कुछ रीस्टार्ट करने में। इसके साथ ही अगर हम इंडिगो के बारे में बात करें, इंडिगो एयरलाइंस, इसमें सिर्फ यही था कि हमें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसका कारण क्या है, ये सब कुछ लोगों पर, आम जनता पर, यानी कि क्या असर पड़ता है इन सभी से, तो इन सभी का हमें ये देखना था। तो इसके साथ हम अगर देखें इंडिगो एयरलाइंस क्या है, तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें इंडिगो की तो 2006 में हुई थी और ये इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के साथ ही चलती है। भारत में 60% से ज्यादा घरेलू मार्केट शेयर है इसका, इंडिगो का। और आज अगर हम बात करें तो 2200 से ज्यादा दैनिक उड़ानें, यानी कि एक दिन में ये इतनी उड़ान भरती हैं, जो कि 100+ घरेलू होती हैं और 30+ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर फ्लीट की बात करें तो मुख्य रूप से एयरबस जो है A320 फैमिली के विमान हैं और इसके साथ ही यानी कि उनकी एक सीरीज है A320, इनकी एक श्रेणी से बिलोंग करती हैं। इसके साथ ही ये लो कॉस्ट मॉडल पर चलती है, यानी कि इनका किराया वगैरह होता है कम होता है। और इसके जो मुख्य हब बने हुए हैं इंडिगो के, तो ये है दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद जैसे जो शहर है इनमें, बड़े बड़े शहरों में। और अभी जो यानी कि हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां से ये ऑपरेशन शुरू करने वाला
करने वाली है, यानी कि वहां से भी इसकी उड़ान जाएंगी। इसके अलावा अभी हमने देखा है कि एफडीटीएल के नियम जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। पायलटों के जो काम करने के घंटे हैं, यानी कि उनको फिक्स कर दिया गया है कि रोज वो 8 घंटे काम करेंगे, इसके साथ ही 35 आवर्स काम करेंगे पूरे वीक में। और इंडिगो की जो एक तरह से देखें लीन मैन पावर स्ट्रेटेजी जो है उसकी आलोचना भी हो रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि और जितनी भी एयरलाइंस है तो उनकी प्लानिंग हुई है, लेकिन इंडिगो ने ये सब कुछ प्लान नहीं किया था। इसके साथ ही इंडिगो का रिस्पांस क्या, उन्होंने हालांकि अभी तक लोगों से यानी कि अपनी माफी वगैरह मांग ली है। अगले बाकी आने वाले समय पर कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में पता चल सकता है कि ये गड़बड़ी या फिर तकनीकी कब तक सही होगी। ठीक है, तो अब चलते हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, हालांकि ये छोटी न्यूज थी पहले वाली, अब इस न्यूज को कवर करते हैं, आईआर से रिलेटेड है। तो यूएस रशिया फाइंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटरी आफ्टर टॉक्स ऑन यूक्रेन। अब देखिए यूएस और रशिया की यूक्रेन पर बातचीत हुई है, काफी 4 से 5 घंटे की इनकी वार्ता हुई, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। जैसे कि पता ही है जो ट्रंप है यानी कि जो यूएस है वो पुतिन को मनाना चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म कर दे, ये कर दे वो कर दे ऐसा सब कुछ, लेकिन अब कोई भी इस बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया है। तो ये जो बैठक हुई थी 2 दिसंबर को हुई थी मॉस्को में, और यहाँ पर जो अमेरिका के दूत हैं स्टीव विटकॉफ, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद भी हैं जेरेड कुशनर, उन्होंने रूस के जो ये राष्ट्रपति यहाँ पर आप बैठे होंगे, आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इनसे बातचीत की, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है, यानी कि कोई सहमति नहीं बनी है किसी बात पर भी। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, जैसे अमेरिका का हमें पता ही है कि अमेरिका जो अब हर जगह ट्रंप कह रहे हैं कि वो सीज फायर करा रहे हैं, ट्रंप के द्वारा ये कहना है। और उन्होंने रशिया के लिए भी, रशिया यूक्रेन के लिए भी 28 यानी कि 28 सूत्री जो एक तरह से प्लान रखा है शांति योजना का, उस पर आधारित थी, उसके बारे में बात हुई थी, जिससे यूक्रेन यूरोपीय सहयोगियों ने भी काफी ज्यादा संशोधित किया था। यानी कि पहले तो इस योजना को ट्रंप के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया था इसमें कुछ, और वो किया गया था यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। इसके अलावा इसमें क्या था कि योजना में यूक्रेन को नाटो सदस्यता खत्म करने, त्यागने, यानी कि हमको पता है कि युद्ध जो शुरू हुआ है ये यूक्रेन का नाटो में एंटर होने को लेकर है, यानी कि नाटो जो है इसमें नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें यूक्रेन शामिल हुआ। इसके बाद इसके बाद रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, यानी कि एक तरह से युद्ध शुरू हो चुका है इनका। तो अब ये जो प्लान रखा गया था शांति योजना, इसमें गाजा को नाटो को त्यागना था, तो इसको लेकर ये न्यूज यानी कि आई थी। न्यूज तो क्या, ये युद्ध शुरू हुआ था पूरा, तो इसमें एक शर्त ये रखी गई थी। इसके साथ ही पूर्वी क्षेत्र जो है, आपने जब यहाँ पर देखिए, आप जब मैप देखते हैं हम, यहाँ पर आता है यूक्रेन और यहीं पर एक रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसी के बीच यहाँ पर एक डोनबास का एरिया रहता है। उसमें एक तरह से रूस जो कहता है उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक तरह से मिनरल्स इस जगह पर मिलते हैं, और रशिया कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, यानी कि इस पर मैं कंट्रोल करूंगा, और यूक्रेन कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, इस पर मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो शांति योजना रखी थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो डोनबास का हिस्सा है इस पर रूस को मान्यता दी जाएगी, और इसके साथ ही सैन्य सीमा के जो समझौते हुए थे, यानी कि जो इनका बॉर्डर है इस पर मुद्दे, ये सब शामिल थे इस पूरी शांति योजना में। रूस ने मूल योजना को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई थी, जो सबसे पहले योजना थी, लेकिन जो संशोधन किए गए यानी कि जो अमेंडमेंट हुए थे इसके बाद उनको रूस ने अस्वीकार्य कर दिया था, यानी कि बोला था कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते या फिर इसको हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा अब रूस का रुख क्या है, तो पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर अमेरिका प्रयासों को बाधित करने का आरोप भी लगाया है, यानी कि जो यूरोप थे उन्होंने एक तरह से इसमें अमेंडमेंट करके ये जो पूरा एरिया की हम बात कर रहे हैं ये रशिया को ना देने की बात हो चुकी, यानी कि अब नए जो अमेंडमेंट किए हुए एक प्लान जो है शांति योजना का प्लान है उसमें। इसी तरह पुतिन ने अब यूरोपीय नेताओं पर आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही अगर यूरोप चाहे तो शुरू करे तो तैयार है। इसके साथ ही मतलब कि रूस जो है यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहता। अब देखिए जो पुतिन है उन्होंने डायरेक्टली यानी कि चेतावनी दी है कि अगर यूरोप चाहे तो पुतिन के साथ यानी कि रूस के साथ युद्ध कर सकता है, तो रूस जो है वो तैयार है युद्ध के लिए। तो ये सब इतनी बातचीत यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा रूस का क्या कहना है कि यूक्रेन को
कब्जे वालों क्षेत्र छोड़ने होंगे, यानी कि जो उन्होंने अपने क्षेत्रों उनके क्षेत्रों को अधिग्रहण किया हुआ, ऑक्युपाई किया हुआ, उन सभी को उन्हें खाली करना होगा। तो ये इस वजह से लेकर कोई भी बातचीत या फिर कोई भी इन पर सहमति नहीं हुई। इसके अलावा अमेरिका का रुख क्या कहता है, यानी कि अमेरिका की साइड है वो क्या चाहता है। ट्रंप प्रशासन ने इस बात को, जो भी इनके बीच कॉन्वर्सेशन है, उसको काफी उपयोगी बताया, लेकिन जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि कुछ प्रगति हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने किसी बात को लेकर प्रोग्रेस की है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि युद्ध, पुतिन जो है वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज कही कि देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो अमेरिका है यूक्रेन के साथ फ्लोरिडा में आगे बातचीत करने की योजना बना रहा है, हालांकि यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये भाई साहब अब जो है ये रशिया की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं, यानी कि रशिया को सेटिस्फाई करना चाहते हैं ये। अब इन्हें या तो डर होगा कि जो चाइना है वो रशिया का साथ देगा, यानी कि ये दोनों अब जो है अब यूएसए पर भारी पड़ने वाले हैं। इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार रशिया के साथ, स्पेशली व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने के मौके ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन का रुख क्या, यहाँ पर अगर हम यूक्रेन की बात करें तो वहां के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने सम्मानजनक शांति की डिमांड की। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी शांति योजना चाहिए जिसमें मतलब शांति से हम जो है अपने युद्ध को खत्म कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से रीस्टार्ट कर सके। इसके साथ ही सहयोगियों से थकान ना होने की अपील की है। यूक्रेन क्षेत्रीय हार को अस्वीकार करता है और नाटो की सुरक्षा गारंटी चाहता है, यानी कि यूक्रेन जो है वो नाटो को नहीं छोड़ना चाहता। इसके साथ अमेरिका की शांति योजना का विवरण अगर हम देखें क्या है, तो इसमें जो सबसे पहले जो सूत्र, इसमें 28 सूत्र दिए गए हैं। वैसे तो इसमें जो 1, 3, 6 और 7 सूत्र क्या कहते हैं कि जो डोनबास, क्रीमिया, खैरसोन, जापोरिजिया, इन सभी पर रूस का नियंत्रण, इसको मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही सूत्र जो 8, 10, 13 ये क्या कहता है, जो नाटो सदस्य हैं वो त्याग देगा यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन को नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए। सेना का आकार सीमित किया जाएगा, उसके पास 6 लाख सैनिक रखे जाएंगे, कोई नाटो सैनिक यूक्रेन में नहीं होगा। इसके साथ जो 4, 5 सूत्र और 10 में यानी कि क्या बात कहेगी कि अमेरिका और यूक्रेन का सुरक्षा समझौता होगा, रूस नाटो संवाद पर बातचीत होगी। इसके साथ ही जो आर्थिक और संस्कृति की बात भी कहेगी कि रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाएगा यूक्रेन में। इसके साथ ही और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्चा को मान्यता दी जाएगी, प्रतिबंधों को चरणबद्ध राहत मिलेगी। और इसका अगर हम देखें तो यूक्रेन में जितनी भी रूस की मीडिया है, शिक्षा, उन सभी के अधिकार मिलेंगे लोगों को। रूसी संपत्तियों से यूक्रेन के लिए मुआवजा दिया जाएगा। G8 में रूस की जो है वो वापसी होगी। तो इसी तरह इसके अलावा अब संशोधित की बात करें तो संशोधित जो है 19 सूत्र जो है उनको संशोधन कर दिया गया है। इसमें जो परिवर्तन किया गया, 9 सूत्र इसमें हटा दिए गए हैं, जैसे कि जो पूर्ण डोनबास का हस्तांतरण है, सेना का आकार है, युद्ध अपराधों पर जो क्षमता है, क्षमा मांगना, इसके साथ ही नाटो मुद्दा अब नाटो और यूक्रेन पर छोड़ा गया, यानी कि नाटो क्या कहेगा और इसके साथ ही यूक्रेन क्या कहेगा, ये मुद्दा इन दोनों के पास चला गया है। इसके अलावा यूरोपीय काउंटर प्रपोजल क्या है, 28 सूत्र का जो संशोधित संस्करण है जिसमें कोई अतिरिक्त क्षेत्रीय हार नहीं है, उच्च सैन्य कैंप रहेगा और यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो की प्रमुख भूमिका रहेगी। तो ये नया पॉइंट इसमें शामिल कर दिया गया, जिसके कारण जो रशिया है वो अब यूरोप को एक तरह से धमकी दे रहा है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, न्यूज आ रही है हमारी ये गंगा यमुना रिवर्स को लेकर। प्रपोजल टू डाइवर्ट गंगा वाटर टू यमुना हिट्स रोड ब्लॉक, यानी कि गंगा का यमुना की तरफ जो पानी मोड़ने का प्रस्ताव था वो अभी तक यहीं पर ही रुक चुका है। द यूपी गवर्नमेंट रेज्ड कंसर्न्स दैट फार्मर्स वुड प्रोटेस्ट इफ गंगा वाटर इज डाइवर्टेड। तो यूपी गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर जो गंगा का पानी अगर डाइवर्ट किया जाता है किसी तरफ, यानी कि यमुना की तरफ, तो वहां के जो फार्मर हैं जिनको पानी से वो सिंचाई करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कर देना है, यानी कि उनको ये चीज मंजूर नहीं है। अब देखिए, दिल्ली में जो यमुना नदी की सफाई, उसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए गंगा नदी का जो पानी है उसको यमुना की तरफ मोड़ने का प्रस्ताव जुलाई 2025 में दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया था। ये जुलाई में हुआ था। ये जो योजना है मुख्यमंत्री अभी हाल ही में जो बनी है रेखा गुप्ता, उनके नेतृत्व में तैयार हुई थी, जिसमें गंगा से लगभग 500 क्यूसेक पानी जो है हिंडन नदी के माध्यम से, जो कि एक हिंडन नदी जो है हम अगर बात करें हिंडन नदी की, तो ये जो है
यमुना की सहायक नदी हम मान सकते हैं, उसके माध्यम से यमुना में पानी जो है डाइवर्ट करने का ये प्लान रखा गया था। इससे यमुना में साल भर पानी जो है वो पानी का प्रवाह बना रहेगा, जिससे क्या होगा, जो भी सूखा क्षेत्र है, जो प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, उन सभी को राहत मिलेगी। इसके साथ प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी, विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले तो इसमें तकनीकी योजना रहेगी, यानी कि इतना आसान नहीं होता किसी भी नदी, मान लीजिए ये नदी जा रही है और इसका पानी यहाँ ऐसे डाइवर्ट कर देना, तो इसके लिए टेक्निकल भी जरूरत रहती है। नहरों या पाइपलाइन के जरिए पानी को मोड़ा जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार के बीच ये समन्वय पर, यानी कि कितना आपस में ये कोऑपरेशन बनाकर रखते हैं, तो इन सभी पर ये एक तरह से आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था, यमुना को स्वच्छ जीवंत बनाना, दिल्ली वासियों को साफ पानी उपलब्ध कराना। जुलाई 2025 में जो दिल्ली सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत शुरू कर दी थी और केंद्र की तरफ, जो केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय है, उसके सामने ये जो अपना पूरा प्लान है ये रखा था। अब इसको क्या है, नामंजूर कर दिया गया। क्यों अटका है, अभी अगर बात करें, सबसे पहले तो प्रशासनिक तकनीकी चुनौतियों के कारण जो केंद्र सरकार की मंजूरी है वो काफी ज्यादा लंबी चलेगी। आप सोचिए, जुलाई का ये प्रस्ताव है और अब है दिसंबर, करीब 5 महीने हो चुके हैं इस बात को लेकर। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से तकनीकी सहायता की भी जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। जल शक्ति मंत्रालय की कोई भी अपडेट नहीं है। इसके साथ अंतर राज्य समन्वय, यानी कि 2 राज्यों के बीच जो समन्वय की बात है, उत्तर प्रदेश दिल्ली के बीच अभी तक बातचीत जारी है, लेकिन हरिद्वार बैराज से गंगा पानी छोड़ने पर, जैसे कि मौसमी कारक जिसमें प्रयागराज का जो मेले की तैयारी चल रही है, उसका जो फोकस है वो बटा हो सकता है, यानी कि एक तरह से वहां पर भी ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ गंगा का पानी अगर मोड़ दें तो उसकी जो डाउन स्ट्रीम प्रभावित होगी, जो कि प्रयागराज या फिर वाराणसी में जल स्तर है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। इस चीज पर भी बहस अभी जारी है। अगर मान लीजिए ये मंजूर हुआ तो नमामि गंगे जैसी जितनी भी परियोजनाएं, यानी कि नमामि गंगे जो एक तरह से गंगा को साफ रखने का प्लान लाया गया था, परियोजना, उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ये प्रस्ताव यहीं पर खत्म, यानी कि रुक चुका है। तो इसके साथ ही ये गंगा यमुना के जल सत्र पर पूरी तरह से फोकस है, न कि इसके डाइवर्जन पर, यानी कि इस तरह से सत्र के देखकर ये है इसका पूरा फैसला लिया जाएगा। तो इसी तरह अभी जो अपडेट आएगी जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट या फिर कहीं से भी अगर हमें कोई भी अपडेट मिलेगी तो हम न्यूज में उसको कवर कर लेंगे इसके साथ ही, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे जो है एडिटोरियल की तरफ। तब देखिए हमारा एडिटोरियल इस पर क्या कहता है, द क्लाइमेट इज ब्रीचिंग ऑन द वॉल ऑफ अर्बन मैट्रिक्स। यानी कि जो क्लाइमेट है, यहाँ पर भी जलवायु की बात हो रही है। हमें पता है जलवायु में लगातार परिवर्तन होते आ रहे हैं, तो जलवायु जो है शहरी मैट्रिक्स की दीवार को तोड़ रही है। शहरी मैट्रिक्स क्या, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसको लिखा गया वासुदेवन मुकुंद के द्वारा। अब देखिए लोग क्या करते हैं, पीपल ऑफन डिस्कस इंडियाज बिग मेट्रोज एज इफ दे बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी। Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai are similar in age, scale and cultural importance, and all 4 appear in rankings of global or livable cities। यानी कि लोग अक्सर भारत के बड़े महानगरों पर इस तरह चर्चा करते हैं कि मानो वे एक श्रेणी क्यों, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आयु पैमाना इसके संस्कृति के महत्व के मामले में काफी महत्वपूर्ण है। ये जो चारों हैं वैश्विक या फिर रहने योग्य शहरों में की रैंकिंग में शामिल है। फिर भी क्या है, यहाँ पर जो कोई भी इन शहरों में रह रहा है वह जानता है कि चक्रवात, अत्यधिक मानसून के दिनों में ये शहर जो अपने निवासियों को कितनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर शहरों की सुरक्षा की बात की गई है। That divergence is not just an Indian curiosity but points to a deeper problem with how we define and measure modern urban life, and which recent floods across Sri Lanka, Indonesia, Thailand and the Philippines made clear। यानी कि ये जो भिन्नता है केवल भारतीयों की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इस बात के अंतर की तरफ इशारा करती है कि हम आधुनिक शहरी जीवन को किस तरह परिभाषित करते हैं, उसको किस तरह से हम मापते हैं। और ये बात जो है श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इनके अभी हाल ही में जो बाढ़ है उनने स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की और हैबिटेट जो सिटी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जो है कंबाइंस प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड अर्बन गवर्नेंस इनटू अ सिंगल पिक्चर।
यहाँ पर बात हो रही है जो बुनियादी ढांचा है, जीवन की गुणवत्ता, समानता, आंतरिक स्थिरता और जो शहरी शासन है उसको एक ही तस्वीर से जोड़ना है, या फिर मतलब एक ही तस्वीर में उसको समेट दिया जाता है। इसके साथ यहाँ पर बात है जो भी सिटी रेजिलियंस इंडेक्स जो होता है, द सिटी रेजिलियंस इंडेक्स फोकसेस ऑन हाउ वेल सिटीज विद स्टैंड द रिकवर फ्रॉम शॉक्स, यानी कि ये किस चीज पर जो बुनियादी ढांचा उसके आधार पर अंक देता है, यानी कि इस बात पर केंद्रित होता है कि शहर का जो स्वास्थ्य है, यानी कि शहर का जो स्वास्थ्य है, इसके साथ ही जो कल्याण होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था, समाज, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और नेतृत्व, इसके साथ ही रणनीति, इन सभी में मतलब अच्छी तरह सामना, मतलब कितनी अच्छी तरह सामना करते हैं, तो उसको कैसे उभरते हैं। तो ये इंडेक्स इसी वजह से तैयार किया जाता है किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया को लेकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एशिया फ्लड की बात हुई है यहाँ पर। तो एशिया में अभी पता ही है जो हर जगह या फिर कहीं ना कहीं फ्लड्स चल रहे हैं। तो चक्रवात दितवा जो आया है यहाँ पर, दितवा, साइक्लोन दितवा जो है इन्होंने श्रीलंका में आया है और भारी बारिश आई है जिससे हुडिंग, इसके साथ ही भूस्खलन हुआ है जिससे कोलंबो और घनी आबादी वाले जो क्षेत्र है उससे 400 से ज्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही हजारों लोग यहाँ पर जो है विस्थापित हुए हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले डिस्प्लेस हुए हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में जो चक्रवाती तूफान है उन्होंने सुमात्रा में बाढ़, भूस्खलन का कारण, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, नदी घाटियां, स्टोन पर जो बसे हुए थे गांव वो तबाह हो चुके। इसके साथ यहाँ पर दक्षिण थाईलैंड की बात की गई है, सदर्न थाईलैंड क्या कहता है यहाँ पर, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ हैटियाई, हाटयाई जो शहर है उसके साथ और कई जगहों पर सदियों से भारी बारिश हो रही है। बाढ़ का पानी जो है वो काफी ज्यादा, यानी कि कई मीटर और गहरा था, जबकि राष्ट्रीय नेताओं ने चेतावनी देने में विफलता स्वीकार की, यानी कि उन्होंने इनको चेतावनी नहीं दी थी ऐसे एरियाज में। इसके अलावा फिलीपींस की यहाँ पर बात हुई है। इन द फिलीपींस टाइफून कालमेगी जो इनऑडिटेड पार्ट्स ऑफ द Visayas region including Cebu leaving dozens dead and lakhs displaced, यानी कि फिलीपींस में जो तूफान कालमेगिया था उसने ये साबित कर दिया था इस क्षेत्र के कई और ज्यादा हिस्से उनको काफी ज्यादा तबाह किया, लोग विस्थापित हुए, यानी कि हर जगह अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है बाढ़ जैसी, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई शॉर्ट कमिंग्स इन लाइबिलिटी इंडिसेस, यानी कि जीवन यापन सूचकांकों में कमियां हो रही हैं। तो अभी जो आंकड़े जहां पर जो मौजूद हैं वहां बाढ़ एक ज्यादा ढांचागत समस्या को भी उजागर करती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित जगह पर जो दूसरा बुनियादी ढांचा कमजोर होता है और कमजोर तूफानों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 24 घंटे में 300 से ज्यादा बारिश से तुरंत इसको तहस नहस कर दिया गया था, यानी कि 300 mm बारिश हुई है सिर्फ 24 आवर्स में ही। तो अब देखिए ऐसे जितने भी आप प्रोटेक्शन, मतलब जो कमजोर एक तरह से चक्रवात तूफान थे उनसे निपटने के लिए ये सब योजनाएं तैयार की गई थी, तो वो इसमें विफल रही हैं। इसके अलावा हाउएवर लाइबिलिटी इंडिसेस record whether a city has hospitals, school, parks and public transport but are nearly silent to whether drainage networks can handle 21st century cloudburst, whether hilly sites are free of construction and whether there are safe and accessible alternatives to informal housing। यानी कि रहने योग्य सूचकांक ये दर्शाते हैं कि किसी शहर में हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है या नहीं, लेकिन इस बात पर लगभग मौन रहते हैं कि क्या जल निकासी नेटवर्क जो है बादल फटने का सामना कर सकती है नहीं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर बात की गई कि अगर ऐसे सिचुएशन बन जाए तो उस कंट्री, उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से काम करेगा। और यहाँ पर लास्ट में बात की द इनइक्विटी, यानी कि जो असमानता है उसके बारे में। ज्यादातर जो सूचकांक है मोस्ट जो भी इंडेक्सेस होते हैं उनमें शहर व्यापी औसत का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जोखिम का गलत आंकलन करते हैं और उसे उन लोगों पर डाल देते हैं जिनकी इसे सुनने की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। इसके अलावा जो लैंड वैल्यूज लगातार बढ़ती जा रही हैं, यानी कि जमीन का जो मूल्य है, विस्तारित बुनियादी ढांचे के कारण समृद्धि, बेहतर ये पहुंच जो है लगातार बढ़ती है। इसके अलावा अत्यधिक बारिश जब होती है तो स्वास्थ्य निवासियों को बेहतर गतिशीलता, सेवाओं का लाभ मिलता है। इसके साथ ही
और अक्सर बीमा के जरिए अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, जबकि उपनगरीय बसने वाले जो लोग होते हैं उन ढांचे में रहने को मजबूर होते हैं, यानी कि उनकी मजबूरी बन जाती है ऐसे एरियाज में रहना। इसके अलावा ये जो एरिया होते हैं ये अक्सर डूब जाते हैं या फिर ढह जाते हैं, बह जाते हैं नदी बाढ़ के पानी में। इसके साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल फंड्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो फंड होता है तकनीकी सहायता कार्यक्रम में अक्सर शहरों से कुछ योजनाएं संकेतक तैयार करने की अपेक्षा, यानी कि कुछ ऐसी एस्पिरेशन, कुछ ऐसी उम्मीद रखी जाती है जो कि आमतौर पर शहर से पहले ही ऐसा कर सकते हैं, तो आमतौर पर बड़े अधिक समृद्ध होते हैं। अनुकूलन सहायता के जो मुख्य प्राप्तकर्ता बन जाते हैं, फिर परियोजना को रिपोर्टिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग वगैरह उसकी कैसी होती है, तो इन सभी को ध्यान में रखकर ही ये सभी चीजें डिजाइन होती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें मीडिया और जो शहरी अभिजात वर्ग होता है वो शीर्ष 10 सबसे रहने योग्य विश्व स्तरीय विश्व या फिर विश्व स्तरीय जैसी जो शब्दावली अपना लेते हैं। स्मार्ट शहर जो यानी कि स्मार्ट सिटीज की यहाँ पर बात करें तो ये प्लानिंग की गई थी। ये जो शहरी पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग मानक इनकी योजना बनाते समय वैश्विक सूचकांकों को संदर्भ के रूप में अपनाते हैं, यानी कि पूरे विश्व के जो भी इंडेक्सेस होते हैं या फिर इंडिसेस होते हैं उनको अपनाया जाता है, उनको रेफरेंस करते हैं। और इसके साथ ही जो पूर्वाग्रह होते हैं उनको शहरी पेशावर की अगली पीढ़ी में समाहित कर लेते हैं, यानी कि जो भी उनकी जो एक तरह से एम्बेडिंग देयर जो बायसेस बने होते हैं, जो भी उनकी एक पहले बनी होती है पूर्वाग्रह, उसको शहर की जो एक तरह से पीढ़ी होती है अगली पीढ़ी में उसको एक तरह से एम्बेड कर लेते हैं, उसमें समाहित यानी कि समा लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है शहरी परियोजना मतलब पूरे एक ढांचे की बात कही गई है कि आखिर शहर में ये जो ढांचा है किस प्रकार चलता है और इसका क्या रोल रहता है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज तो कंप्लीट हो चुकी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी हैज रेडर्ड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स टू प्री इंस्टॉल द संचार साथी ऐप ऑन द न्यू डिवाइसेस सोल्ड फ्रॉम मार्च 2026 तक। ठीक है, उससे लेकर जो भी नए डिवाइस जो है मतलब कि खरीदे जाएंगे उसमें जो संचार साथी ऐप है उसको प्री इंस्टॉल किया जाएगा। तो संचार साथी ऐप क्या है, एक तरह से साइबर क्राइम से बचने के लिए एक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ऐप है, लेकिन कुछ कंपनी या फिर कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि ये प्री इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्री इंस्टॉल होता है तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते और इससे आपकी जो प्राइवेसी होती है उसको भी खतरा रहता है। तो इसी तरह ये इसका आपने सही ऑप्शन बताना है कौन सी ऐसा डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ट्राई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का हमारा सेशन इतना ही था, तो हम कल की न्यूज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।